हेलो एवरीवन। CUET PG 2025 पेपर कोड COQP 11 का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। होपफुली आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। जो भी आपने प्रिपरेशन की थी उसको आप एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर पाए होंगे। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस था, जो भी जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपके ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, क्या आपका एक्सपेक्टेड स्कोर बन रहा है, आपके अकॉर्डिंग पेपर ईजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी एक आइडिया हो कि उनका जो स्कोर है वो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, अच्छा स्कोर है या खराब स्कोर है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, रिजल्ट कब तक आएगा आपका, एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा आपका। एडमिशन प्रोसीजर यानी कि जैसे मान लो आपको DU में एडमिशन लेना है, तो रिजल्ट आने के बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा, पहले स्टार्ट होगा, काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और सबसे लास्ट में जो आपके 75 क्वेश्चंस है, उन 75 क्वेश्चंस के एग्ज़ैक्टली मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा कि पूरा क्वेश्चन क्या था, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं है। जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ऑल 75 के 75 क्वेश्चंस के एग्ज़ैक्ट आंसर क्या हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ताकि अगर किसी को अभी भी अपने मार्क्स को कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने मार्क्स को उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी जो एग्ज़ैक्ट आंसर्स हैं, वो तो जब आपकी आंसर की आएगी, जब आपके रिस्पॉन्स शेयर होंगे, रिस्पॉन्स शीट आएगी, उस समय ही आपको पता लगेगा कि एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन का एग्ज़ैक्ट आंसर क्या है। उस समय आपका एग्ज़ैक्ट स्कोर आपको पता लग पाएगा। बाकी अभी के लिए ऑलमोस्ट जो आपके करेक्ट आंसर हो सकते हैं, वो मैं सारे क्वेश्चन के शेयर कर दूँगा आपके साथ। अब स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से, कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो देखो, जैसा एक्सपेक्टेड था, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस आए हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो आपके लैंग्वेज सेक्शन से या इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका लैंग्वेज थी उससे अराउंड 15 क्वेश्चंस आपके आए हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अराउंड 13 क्वेश्चंस हैं। रीज़निंग की बात करें तो इसमें 17 क्वेश्चंस आपके आए हैं। जीके में जैसे आपके हर साल आ रहे हैं, अराउंड 20 क्वेश्चन इस बार आए हैं। 15 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के हैं और 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आए हैं। इसके अलावा एक कंप्यूटर का सेक्शन रह गया, तो कंप्यूटर से अराउंड लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन थे, इस बार थोड़े कम हो गए हैं। 10 क्वेश्चन इस बार कंप्यूटर सेक्शन से पूछे गए थे। तो ये यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपने पहले की मेरी वीडियोस देखी थी, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आप लैंग्वेज से 15 टू 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। उतने ही आपके 15 क्वेश्चंस आए हैं। जीके से मैंने आपको बोला था 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20 क्वेश्चन ही आए हैं। कंप्यूटर बेसिक से 10 से 15 मैंने बोले थे, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से 10 से 15 क्वेश्चन अगेन मैंने आपको बोला था, तो 13 क्वेश्चन इसमें से आए हैं। और लॉजिकल रीजनिंग से मैंने आपको बोला था कि 15 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 17 क्वेश्चन उसमें से आए हैं। तो ऐसा कोई ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। जिस हिसाब से हमने पेपर एक्सपेक्ट किया था, उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पूछे या कोई सब्जेक्ट कम पूछा है, ऐसा नहीं है। अब अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो एक गूगल फॉर्म का लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था। जितने भी स्टूडेंट ने फिल किया उसके अकॉर्डिंग मैं ये डेटा आपको बता रहा हूँ। बाकी जिस स्टूडेंट ने फिल नहीं किया है, वो आप जाकर इसको फिल कर सकते हो। अगर कोई डेटा में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएँगे, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। बाकी मोस्ट प्राबेबली यही डेटा अप्रॉक्सिमेटली रहने वाला है। तो इसमें अगर देखो, तो ये 14.5, 1 मिनट, ये 14.5% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर जो है 150 से 170 के बीच में आया है। 150 टू 170। 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 170 से 190 के बीच में आया है। और अराउंड 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 190 से लेके 210 के बीच में आया है। और अराउंड 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 210 से लेके 230 के बीच में एक्सपेक्टेड है। ये आया नहीं है स्कोर अभी, एक्सपेक्टेड है, इतना वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जनरली ये देखने को मिला है कि स्टूडेंट जो है, जितना भी उनका एक्चुअल एक्चुअल स्कोर होता है, उससे 5-10 नंबर ऊपर ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप मान के चल सकते हो कि अराउंड 50% आधे स्टूडेंट तो ऐसे ज़रूर हैं जिनका 170 से लेके 210 के बीच में स्कोर आ रहा है। तो होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए लास्ट ईयर से कट ऑफ में, लेकिन फिर भी क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा एस्टेब्लिश हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने में थोड़े माहिर हो चुके हैं। अब मटेरियल भी थोड़ा इसका सॉलिडिफाई हो चुका है। तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर से थोड़ी कट ऑफ ऊपर जा सकती है। लास्ट ईयर के अगर कट ऑफ को देखें, तो देखो यहाँ पे मैं ड्यू एलएलबी की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान रखो, ड्यू एलएलबी में एलसी1 और एलसी2 इनकी कट ऑफ जनरली सेम रहती है। आस-पास रहती है, 1-2 नंबर का फ़र्क होता है। सीएलसी की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, तो आप मान के चलो जितनी आपकी एलसी1 एलसी2 की कट ऑफ रहेगी, सीएलसी की कट ऑफ उससे 20 नंबर अप्रॉक्सिमेटली ऊपर रहती है।
तो अगर लास्ट ईयर की बात करें, तो लास्ट ईयर अनरिज़र्व कैटेगरी में एलसी1, एलसी2 में आपके 186 के आस-पास कट ऑफ गई थी। तो ये फर्स्ट कट ऑफ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इस साल आप मान के चल सकते हो कि आपकी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी। मेरे हिसाब से 190 से लेके 200 के बीच में आपकी अनरिज़र्व कैटेगरी की कट ऑफ होने वाली है, ठीक है? बाकी अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस में आप जनरली ये देखा गया है कि जो भी आपका स्कोर होता है, उसके 15 नंबर के आसपास कम करने पे आपका ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आती है। तो आप मान के चल सकते हो कि 175 से आप 185 के बीच में आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो सकती है। इसके अलावा ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी की जनरली कट ऑफ जो है, जो भी आपकी जनरल की कट ऑफ होती है, उससे 30 नंबर कम होती है, 25 से 30 नंबर। तो आप मान के चल सकते हो कि 160 से लेके 170 के बीच में आपकी ओबीसी की कट ऑफ हो सकती है। इसके अलावा एससी कट ऑफ की बात करें, तो अगर 150 के आसपास आपका स्कोर आ गया है, तो आप एससी को एससी स्टूडेंट्स को जनरली एडमिशन मिल जाता है। बाकी एसटी के लिए तो देखो कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है। सेकंड, थर्ड कट ऑफ आते-आते कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन फिर भी 100 नंबर के आसपास आप अगर स्कोर कर रहे हो, तो आप मान सकते हो कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। बाकी आने वाले कट ऑफ में सेकंड, थर्ड कट ऑफ में थोड़ी-थोड़ी 2-4 नंबर और कम आपके हो सकते हैं। लेकिन जनरली जो मोस्ट सीट्स होती हैं, वो फर्स्ट कट ऑफ में फिल हो जाती हैं। अराउंड 80-90% सीट्स आपकी फर्स्ट कट ऑफ में फिल हो जाती है। तो सेकंड, थर्ड कट ऑफ में कितना चेंज होगा, वो हर साल उतना एक्यूरेट रहता नहीं है। तो अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका 200 के आसपास स्कोर बन रहा है, 200 के से प्लस स्कोर बन रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप सेफ हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। 180 से 200 के बीच में बन रहा है, तो आपको होप रखनी चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 180 से नीचे अगर आप हो, तो आपको थोड़ा बैकअप ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए सीरियसली कि आप और किस एग्ज़ाम को दे सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि 200 से नीचे जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपको थोड़ा एक बार सीरियसली बाकी ऑप्शंस को भी देख लेना चाहिए। लेकिन 180 से नीचे जिसके आ रहे हैं, उनको तो अपना प्लान जो है थोड़ा और एक्टिवली देखना चाहिए कि किस कॉलेज में और आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपको ड्यू में एडमिशन नहीं मिलता। ठीक है? तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी हो सकती है। जनरल कैटेगरी में अनरिज़र्व्ड में 190 से 200 के बीच में आप स्कोर कर रहे हो, तो सेफ हो अप्रॉक्सिमेटली आप। ईडब्ल्यूएस में 175 टू 185 के बीच में, ओबीसी में 160 से 70 के बीच में, एससी 150 और एसटी 100, इतने क आपका स्कोर बन रहा है अप्रॉक्सिमेटली, तो आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। अब देखो, रिज़ल्ट्स की बात करें कि रिज़ल्ट कब कब तक आपका आएगा, तो जनरली 1 महीना तो आप मान के चलो कि 1 महीने के आस-पास आपका रिज़ल्ट आने में लग जाएगा। उसमें भी सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी। रिस्पॉन्स शीट का मतलब क्या है कि जो भी आपने एग्ज़ाम दिया, उस जो भी आपने ऑप्शन सही किए हैं, गलत किए हैं, उसकी एक रिस्पॉन्स शीट आएगी और आंसर की आएगी। उसमें मैच करके आप देख पाओगे कि कितने आपका स्कोर बन रहा है। क्या एनटीए ने किसी गलत ऑप्शन को सही कर दिया, सही ऑप्शन को गलत कर दिया, तो उसको उस आंसर को आप चैलेंज कर पाओगे। तो इस चैलेंज करने में अप्रॉक्सिमेटली ये मान के चलो कि 2 वीक का टाइम तो इसमें लग जाएगा। तो 1 से डेढ़ महीने आपका लग जाएँगे, उसमें आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? तो रिज़ल्ट आने में 1 से डेढ़ महीने का समय आपका लगेगा। रिज़ल्ट में क्या होगा, आपका एक स्कोर कार्ड आएगा, उसमें आपका 300 में से जो भी आपका स्कोर बन रहा होगा, वो उस स्कोर उसमें मेंशन किया होगा, ठीक है? तो ये आपका रिज़ल्ट 1 से डेढ़ महीने में आएगा। जो भी जब भी आएगा रिज़ल्ट, जैसे भी आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, इससे अपडेट होगी, वो इसी चैनल पे मैं आपको साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप आप जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पूरा एडमिशन प्रोसीजर जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता, सारे प्रोसीजर जो है इसी वीडियो के थ्रू, इसी चैनल के थ्रू मैं शेयर करूँगा। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें कि एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगा, तो सबसे पहले अभी आपने सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम दिया। इस सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देने से आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, ठीक है? स्कोर मिल गया, इस स्कोर के बेसिस पे आपके कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। अब डिपेंड करता है आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना लेना है, आपको डीयू में एडमिशन लेना है, आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, या आपको टिस्ट के अंदर एडमिशन लेना है, या किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है। किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये अप्लाई कैसे करोगे आप? तो देखो, जनरली जो देखा गया कि जैसे ही आपका स्कोर आता है, सीयूईटी पीजी का जैसे ही आपका स्कोर आएगा, हर कॉलेज उसके कुछ समय बाद अपना काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट करेगा। जैसे अगर ड्यू की बात करूँ, तो ड्यू के अंदर जो पोर्टल होता है उसको बोलते हैं सीएसएएस पोर्टल, ठीक है? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, सीएसएएस पोर्टल इसको बोलते हैं। इसमें आपको फॉर्म भरना होता है, इसको आप बोल सकते हो कि ये आपका एक तरह से काउंसलिंग का फॉर्म है। जो भी आपका स्कोर कार्ड आया, आप ये सीएसएएस वाला फॉर्म फिल करोगे। इसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स आप डालोगे, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। जैसे मान लो आपको डीयू एलएलबी में एडमिशन लेना है, तो डीयू एलएलबी में आपके 3
3 कॉलेजेस आते हैं, 3 सेंटर्स आते हैं, सीएलसी, एलसी1, एलसी2। तो उसमें आपसे प्रेफ़रेंस पूछी जाएगी कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस क्या है आपकी, सेकंड प्रेफ़रेंस क्या है, थर्ड प्रेफ़रेंस क्या है। और उसके अकॉर्डिंग जब सारे स्टूडेंट सीएस, एएस का फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद आपकी कट ऑफ्स आएँगी। कट ऑफ्स बेसिकली आपको सीट एलोकेट की जाएँगी। अब उस तरह से कट ऑफ नहीं आती कि पहले एक लिस्ट आती थी कि इतने सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, अब उतना ट्रांसपेरेंट मामला रहा नहीं है, थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कम हुई है। लेकिन फिर भी आपके जो पोर्टल होगा वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका किस कॉलेज में सीट एलोकेट हुई है या किस सेंटर में सीट एलोकेट हुई है या नहीं हुई। वो सारी चीज़ें आपको आपके सीएस, एएस पोर्टल में दिखाई देंगी। ठीक है? तो ये जैसे-जैसे आपका प्रोसीजर बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा जब भी आपको जो काम करना होगा। तो ये बेसिक आपका प्रोसीजर रहने वाला है, आपका स्कोर कार्ड आएगा। उसके बाद जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या मल्टीपल कॉलेज में आपको ट्राई करना है, तो वहाँ का काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा। उनकी अलग से एक फ़ीस भी आपको पे करनी होगी। जैसे डीयू के केस में सीएस पोर्टल आपका ओपन होगा। यहाँ पे आपकी 100-200 रुपए की फ़ीस भी होती है। उसको पे करके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसके बाद जो भी आपकी प्रेफ़रेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सीट एलोकेट की जाएगी। अगर उस उतने मार्क्स आपने स्कोर किया होगा, जितनी इनको रिक्वायर्ड होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी। तो ये आपका बेसिक प्रोसीजर रहने वाला है एडमिशन का। इसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मोस्टली यही प्रोसीजर रहने वाला है। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए थे, उसको एक बार मैं डिस्कस कर लूँगा। क्वेश्चन हो सकता है कि एक्यूरेटली मैं ना बता पाऊँ, लेकिन उसका आंसर तो मैं डिस्कस यहाँ पे कर ही दूँगा। अब देखो आ जाते हैं सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जीके के अराउंड 20 क्वेश्चंस आए थे। जिसमें से 20 में से आपके 15 क्वेश्चन स्टैटिक के थे और अराउंड 5 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के थे। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन था आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर था जेएल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है इसका आंसर था। इसके बाद एक और क्वेश्चन था आपका इससे रिलेटेड कि कल्पसूत्र किस रिलीजन से था या किस रिलीजियस टेक्स्ट से था। तो एग्ज़ैक्टली मेरे को क्वेश्चन नहीं पता है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या थी, लेकिन इसका आंसर जो था वो जैन लिटरेचर था या जैन उसमें आंसर ऑप्शन में होगा। तो ये इसका आंसर था। इसके अलावा एक थर्ड क्वेश्चन था महाभारत का के ऑथर के बारे में। तो महाभारत के ऑथर जो है वो वेद व्यास थे। ठीक है। तो इसके अलावा एक आपका क्वेश्चन था, 1 मिनट में क्वेश्चन एक बार चेक कर लूँ। इसके अलावा एक आपकी फुल फॉर्म पूछी गई थी एनएसएसओ की, ठीक है? या नहीं, एक एनएसएसओ का ये पूछा गया था कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो फोर्थ में अगर बात करें एनएसएसओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो एनएसएसओ मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। लिख देता हूँ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। इसके अलावा और आपका था एक आपका करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था, पैरालंपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर से। अ एक था आपका कि फर्स्ट इंडियन वुमन जिसने जिसको 3 पैरालंपिक्स मेडल्स मिले, तो इसका आंसर था आपका अवनी लेखरा। अवनी लेखरा, ये इसका आंसर था। इसके अलावा और अगर आपके जीके को की क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन था आपका करंट अफेयर में ही, एक क्वेश्चन था आपका आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर था आपका संजय मल्होत्रा। करंट अफेयर में हमने कवर किया था। संजय मल्होत्रा जो है इसका करेक्ट आंसर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कस्टम ड्यूटी। ठीक है। कस्टम ड्यूटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका हिस्ट्री से कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किसके फेलियर की वजह से हुआ था? तो इसका आंसर जो था वो हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन।
कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका, मिनिमम एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पीएम की मिनिमम एज इसमें पूछी गई थी, तो ये आपका 25 है। 25 ईयर्स के आप हो तो आप प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका, कि सन और अर्थ के बीच में ऑर्बिट करने के लिए कौन सा मिशन था, तो इसका आंसर था आदित्य एल 1। काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है ये, आदित्य एल 1, ये आपका करेक्ट आंसर था इसमें। इसके अलावा एक था कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ये कौन सा राइट है, तो इसका आंसर था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 में है शायद। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर से ये 51st CGI आपसे पूछा था, तो ये हो जाएंगे आपके जस्टिस संजय खन्ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे ये पूछा था कि नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं है, इसका आंसर था आपका महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि हड़प्पन सिटी में क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका चानू दारो। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन थे आपके, उसको एक बार देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था आपका, निपुण भारत किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये निपुण से था, निपुण भारत ये स्कीम थी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा पैरालंपिक से एक और क्वेश्चन था आपका कि पैरा सेटलर में गोल्ड किसने जीता था, इसका आंसर था आपका नीतीश कुमार, नीतीश कुमार इसका आंसर था। एक था इसरो का हेडक्वार्टर, तो इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। इसके अलावा एक था आपका UIDF का फुल फॉर्म था, UIDF, तो इसकी फुल फॉर्म है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसके अलावा एक था लॉर्ड राम से रिलेटेड कि लॉर्ड राम फर्स्ट नाइट ऑफ एग्जाइल, वो किस रिवर के बारे में उसमें पूछा था कि किस रिवर के में, रिवर से रिलेटेड था बेसिकली क्वेश्चन जो है कि किस रिवर में उनकी फर्स्ट नाइट ऑफ एग्जाइल थी, या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो इसका आंसर जो था वैसे तो एक तमसा रिवर है, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन में था नहीं, तो ये जो गंगा रिवर आपके ऑप्शन में था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से आती है, तो ये एक आपका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। तो बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है इसके। ये बेसिकली आपके 20 जो है जीके से आपके 20 क्वेश्चन आए थे, 5 करंट अफेयर से, और करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल नहीं थे, जनरली सारे क्वेश्चन डुएबल थे। एक आध क्वेश्चन आपका ना हुआ तो ना हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं थे। स्टैटिक में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थे, लेकिन हो सकता है कुछ आपको ना आता हो, तो उसमें आपके गलत हुए हों। तो ये 20 क्वेश्चन आपके जीके के अंदर से, ये 20 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन कौन से आए हैं। कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन हैं, तो ये 10 के 10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था कंप्यूटर से, कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब देखो हार्ट ऑफ कंप्यूटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मदरबोर्ड किया है, लेकिन जनरली हार्ट, इसमें कन्फ्यूजन भी थी स्टूडेंट्स को कि जो सीपीयू होता है वो तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, तो हार्ट जो है मदरबोर्ड होगा, लेकिन हार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो है ये भी सीपीयू ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी सीपीयू आपका होगा,
मदरबोर्ड यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका फुल फॉर्म काफ़ी पूछी गई थी और शॉर्टकट कीज़ काफ़ी पूछी गई थी। तो एक फुल फॉर्म पूछी गई थी आपकी टीसीपी, ठीक है? तो टीसीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक आपको पूछा गया था कि फाइल क्लोज़ करने के लिए कौन-सी यहाँ पे कंट्रोल की होगी? तीसरा था एक फाइल क्लोज़ करने के लिए। तो इसका आंसर था आपका कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है? ये आपका करेक्ट आंसर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका अ, ये शायद कंप्यूटर में इसके अलावा एक और भी काफ़ी आपके क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था आपका ज़ेटा बाइट से रिलेटेड कि 1 ज़ेटा बाइट में किसके इक्वल है? ये ज़ेटा बाइट जो है किसके इक्वल होगा? ऑप्शंस में थे। तो उसमें आपका जो आंसर होना चाहिए ज़ेटा बाइट जो होता है, वो बराबर होता है 1024 एक्साबाइट के, ठीक है? तो ये आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा, नहीं तो थोड़ा-सा ये मॉडरेट मुश्किल क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, लेकिन बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है उतने मुश्किल नहीं थे। इसी तरह से एक फिफ्थ क्वेश्चन आपका था कि लेन जो है वो किसके किसके लिए यूज़ होता है? तो ये टेक्स्ट फंक्शन के लिए यूज़ होता है। टेक्स्ट फंक्शन के लिए होता है। इसके अलावा एक सिक्स्थ क्वेश्चन था आपका कि न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कौन-सा की प्रेस करते हैं हम? तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम करते हैं कंट्रोल एन, CTRL एन, कंट्रोल प्लस एन। तो ये तो ईज़ी था। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और थे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। एक था आपके रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो रैम की फुल फॉर्म तो आप स्कूल टाइम से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी। सेवंथ क्वेश्चन था आपका रैम की फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा एक फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी पीडीएफ की। पीडीएफ में आपकी पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी। पीडीएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये भी आपने बेसिक है। आपने अगर फुल फॉर्म और शॉर्टकट की जो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में आपका मोस्टली 40-50% क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म और शॉर्टकट से ही बन जाएंगे। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपकी पीडीएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से। नाइन्थ क्वेश्चन था आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इसमें से कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर बन रहा था IBM 4341, ये इसका आंसर बन रहा था। एक क्वेश्चन शायद इसमें से कोई मिस हो गया है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन ये थे, एक क्वेश्चन मिस हो गया, अगर मेरे को बीच में याद आ जाता है तो मैं उसको बता दूंगा आपको। ठीक है, कौन कौन से कर लिए? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कर लिया, टीसीपी की फुल फॉर्म फाइल साइज क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, जीटाबाइट कर लिया, लेन कंट्रोल एन, रैम की फुल फॉर्म, पीडीएफ की फुल फॉर्म फॉर तो एक क्वेश्चन और रह गया, कोई उसको याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये आपके 9 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड थे। अब बाकी आपके बच गए लैंग्वेज के क्वेश्चन, तो लैंग्वेज वाले हम सबसे लास्ट में करेंगे। अभी आपके मैथ्स और एलआर के क्वेश्चन जो है एक ही साथ हम निपटा देते हैं। मैथ्स और एलआर के क्वेश्चन को एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब देखो इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या थी वो तो आइडिया नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मैथ्स से आपके 13 क्वेश्चन थे और रीजनिंग से आपके 17 क्वेश्चन थे। तो अराउंड 30 क्वेश्चन थे आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिला के। तो इसको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन था आपका कि बेसिकली क्वेश्चन ये था कि 4 मैन ये परमुटेशन वाला क्वेश्चन था। ये मेरे हिसाब से पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी ने छोड़े होंगे तो गलत किए होंगे, तो यही वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था कि 4 लोग हैं तो इसके अगर 6 लोग काम करते हैं और 4 लोग काम करते हो किस तरह से होगा? तो एग्जैक्टली क्वेश्चन की फ्रेमिंग मेरे को याद नहीं है। इसका आंसर कुछ इस तरह से बन रहा है 10C4, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 210 आ रहा था। ठीक है, जितना मेरे को स्टूडेंट से फीडबैक मिला है, तो ये 210 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये थोड़ा गलती कर दिया या अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई इशू नहीं है।
कुछ है एक आध टॉपिक आपके हो सकते हैं जो थोड़े टफ हो। पूरे क्वेश्चन पेपर में मैथ्स और रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन आपके थोड़े टफ आए हैं, बाकी जनरली मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस आपके हैं। इसके अलावा एक मिक्सचर और एलिगेशन से था कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? तो उसमें मिल्क और वाटर का आपका रेशियो पूछा था। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आपका 4:1 आपका आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि अगर कोई इंटरफ़ेस में इन्फ्रेंस का क्वेश्चन था एक, उसमें रीज़निंग का इन्फ्रेंस में कि तो एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन तो मैं फ्रेम नहीं कर पाया कि वर्ड बाय वर्ड क्या था, लेकिन उसका आंसर जो बन रहा था, वो बन रहा था फ्यूअर पीपल स्पेंडिंग मोर। ठीक है, ये इसका आंसर बन रहा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था जिसमें कॉर्ड की डिस्टेंस पूछी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ रहा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका रीजनिंग में जिसमें पुश के लिए यहाँ पे बताया गया था 1419176। ठीक है, और हाइक के लिए आपको बताना था। ठीक है, तो देखो पुश इसको इस तरह से कर लो कि पुश जो है वो पी जो है 16 होता तो -2 14 आया यहाँ पे। यू जो है 21 होता तो उसमें -2 किया तो 19 आया। एस जो है 19 होता तो उसमें से -2 किया 17 आया। एच जो है वो 8 होता उसमें से -2 किया तो 6 आया। तो बेसिकली जो भी इसका नंबर है अल्फ़ाबेट का, उसमें से 2 माइनस करना है। तो एच को अगर जनरली दें तो एच जो है हमारा 8 होता है तो 2 माइनस करो 6 आएगा। इसके बाद आई जो है हमारा 11 और 9 होता है तो उसमें से 2 माइनस करो 7 आएगा। के हमारा 11 होता है तो उसमें से 2 माइनस करो 9 आएगा। ई हमारा 5 होता है तो 2 माइनस करो 3 आएगा, तो ये आपका इसमें आंसर बन जाएगा। ये था। इसके अलावा एक आपका नंबर सीरीज़ थी। नंबर सीरीज़ से आपका क्वेश्चन था 8 4 4 6 12 और इसका आंसर आ रहा था 30। ये आंसर 30 कैसे बन रहा था? तो इसको आप ऐसे देखो कि 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से। ठीक है, 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, यानी कि 0.5 हमें इंक्रीज़ करते जाना है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। फिर 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। फिर 12 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो यहाँ पे 30 बनेगा। ये एक मैथ से क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, लॉस प्रॉफिट का था। अब उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन प्रॉफिट जो इसमें प्रॉफिट आंसर आ रहा था 4%। इसके अलावा अच्छा, कंप्यूटर का ये क्वेश्चन था स्पेलिंग एंड ग्रामर शॉर्टकट से, तो वो एक रह गया था। 10वां था स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट होता है F7। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि जो सुई होती है वो कब कोइंसाइड करती है। ठीक है, ये आपका 7th और क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा ये, कि घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो कब कोइंसाइड करेंगी, तो इसका आंसर था 4:21 और 49 सेकेंड्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मैं बोलूँगा थोड़े से टफ थे। जैसे ये घड़ी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा किसी स्टूडेंट को अगर एग्जैक्टली आइडिया नहीं है तो उसके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका ट्रायंगल वाला, कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें 10 ट्रायंगल बन रहे थे आपका। इस तरह से आपका कुछ था, ये इस तरह से आपका ट्रायंगल था। ठीक है, तो इसमें इसमें देखो तो कितने बन रहे थे, तो 1 2 3 4। तो इसको आप 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से करोगे तो ये आपका 10 आंसर आ रहा था इनको ऐड करने पे। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर नहीं भी आइडिया था तो भी आप काउंट करके भी थोड़ा कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका डिजिट्स के ऊपर, कि कौन सी डिजिट सेम आ रही हैं अगर उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। तो इस तरह से क्वेश्चन था आपका 7 5 8 4 6 2 1 3 9।
तो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो कौन कौन सी प्लेस जिसकी चेंज नहीं हुई, तो 9 की प्लेस यहाँ पे चेंज नहीं हुई, सेम रही। इसके बाद अगर आप देखो तो 4 की प्लेस यहाँ पे चेंज नहीं हुई, तो दो डिजिट ऐसी थी जिसकी प्लेस यहाँ पे चेंज नहीं हुई, तो इसमें आंसर आ जाएगा 2 डिजिट्स। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कैलेंडर से, कि कैलेंडर में क्वेश्चन था आपका 15 अगस्त 2006 को कौन सी डेट होगी, कौन सा डे होगा, तो यहाँ पे ट्यूसडे इसका आंसर आ रहा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना था। तो इसका वॉल्यूम जो था, इसमें हाइट शायद कुछ 14 दे रखी थी और रेडियस इसका 3 दे रखा था, तो एग्जैक्ट मेरे को फ्रेमिंग क्वेश्चन की नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन इसका आंसर जो है 396 था। इसके अलावा एक परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन था कि कितने परसेंट बॉयज़ है, कितने हैं, इस तरह से एक क्वेश्चन था, तो इसमें 60% बॉयज़ इसमें आंसर आ रहा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका अरेंज करना था इन ऑर्डर में, तो इसमें था वर्ड से कुछ, एक था आपका सर्च, एक वर्ड था आपका सिक्योर, एक वर्ड था आपका सेटल, एक वर्ड था आपका सेवेज। तो इसमें आपका आंसर था ACDB, ये आपका आंसर बन रहा था। इसके अलावा एक आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, तो ब्लड रिलेशन में जो आंसर था वो आपका हस्बैंड आ रहा था। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ये, बहुत मुश्किल नहीं था। और एक क्वेश्चन और था आपका रेशो वाला था, इसमें नंबर्स कुछ इस तरह से थे, 84 का 9 था, और फिर 124, और ये आपसे पूछा था जिसका आंसर आपका 11 आ रहा था, और फिर यहाँ पे था 292 70। तो इसमें कुछ नहीं है, 9 का स्क्वायर करके उसमें 3 ऐड करो तो 84 आता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, उसमें 3 ऐड करो तो आपका बन जाएगा 84। इसी तरह से 17 का स्क्वायर करने पे 3 ऐड करते हैं हम, तो 292 हमारा बनता है। इसी तरह से यहाँ पे 11 का स्क्वायर करके हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा 124 बन जाएगा, तो इसका आंसर जो था यहाँ पे 11 आ रहा था। इसके अलावा एक मिनट, ये 16 हो गए, तो 17 क्वेश्चन था आपका, ये था कि दो लोग मिलके काम करेंगे तो कितने देर में काम करेंगे, अकेला करेगा तो कितने देर में करेगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था कि ए और बी दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो 16 2/3 डेज में ये दोनों काम कर लेंगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि सीरीज दे रखी थी A B P Z और S। ठीक है, और इस तरह से कुछ सीरीज थी, इसमें एग्जैक्ट मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन आंसर आपका ये था। क्वेश्चन था आपका शायद कुछ डॉक्टर से लेकर डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, इसका आंसर ये बन रहा था। ठीक है, तो आपने अगर एग्ज़ाम दिया तो आपको याद होगा। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझ नहीं पाया स्टूडेंट से कि क्या था, इतना आपको मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर जो था वो ये बन रहा था। और 19 क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन था आपका थोड़ा सिंपल वाला, जैसे $5 का साइन था, 3 @ 1, तो यहाँ पे ये प्लस था और ये माइनस था, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, तो इसका 7 आ रहा था। और फिर इसी तरह से $6 का साइन, 2 @ ये @2, तो ये 6 बन रहा था। तो एंड में जो था वो $1 2 @ 3 था, तो एक्चुअली इसका आंसर जो था वो ज़ीरो आ रहा था, तो ज़ीरो इसका सही आंसर था। तो एक ये क्वेश्चन था। इसके अलावा कॉस्ट कॉस्ट प्राइस के ऊपर था कि कॉस्ट कितनी पड़ी बी की, ए की कितनी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन था। तो इसमें जो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आ रही थी, कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ बी बोलो आप इसको, तो ये आपकी आ रही थी ₹810। इसके अलावा एक क्वेश्चन था अ, कि अगर किसी नंबर को उसका ट्वाइस करके उसको रिवर्स 15 कर दे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था।
और उसका आंसर जो था वो 39 आ रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना किसका था, आपका 39 इसमें आंसर आ रहा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका, वो इस तरह से का था, SQPTR, ये उसमें था सीटिंग अरेंजमेंट में कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में इसमें पी इसका आंसर आ रहा था कि बीच में जो है पी था। इसके अलावा एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था कि डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो था आपका वो 25 आ रहा था। 25 एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, 25 से अप्रोक्सीमेशन में 25 के आसपास वो बन रहा था। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन में आप, क्योंकि ऑप्शन में 25 ही था, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा और थे आपके क्वेश्चन, एक सिलोजिज्म से क्वेश्चन था। ठीक है, अभी एग्जैक्टली उसमें क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक मिनट, सिलोजिज्म वाले में जो ओनली वन ऑप्शन था, ठीक है, वो उसकी पॉसिबिलिटी थी। अब इसमें क्वेश्चन शायद कुछ ऐसा था कि अ, बस और कार और साइकिल, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसका ओनली वन ऑप्शन जो है वो सही था। 25th क्वेश्चन में था, एक आपका था कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन, जिसमें जो इफेक्ट था, इफेक्ट में आपकी जो स्टेटमेंट थी कि फार्मर नॉट सेलिंग क्रॉप, ठीक है, फार्मर नॉट सेलिंग क्रॉप, ये आपका इफेक्ट था। और कॉज में था आपका गवर्नमेंट रिड्यूस प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक है, कॉज में स्टेटमेंट आपकी सही थी, गवर्नमेंट रिड्यूस प्रोक्योरमेंट प्राइस। इसके अलावा एक आपका क्वेश्चन था डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, कि जिसमें आपका आंसर जो आ रहा था वो 60 आ रहा था, डायरेक्शन जो डिस्टेंस जो मेजर करनी थी वो 60 आ रहा था। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट आर्गुमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें ओनली वन वाला ऑप्शन जो था वो करेक्ट था, ओनली वन। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ड्रॉ लाइन बिटवीन डिजर्विंग एंड, ठीक है, कुछ पेपर से वैसे इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, उसमें आर्गुमेंट ओनली वन वाला जो था वो करेक्ट था। इसके बाद एक और क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन था आपका कि 15 to 25 और फिर 35 रेसो, यहाँ पे एक्स था, और फिर ये एक्स प्लस 100 था, तो इसका आंसर बताना। तो यहाँ पे एक्स की जगह आएगा 525। ठीक है, तो 525 प्लस 100 ये हो जाएगा 625, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 25 आ जाएगा, तो 25 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, ए इज़ 50% मोर देन बी, बी इज़ 20% लेस देन सी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो ए और सी का रेशो निकालना था। 29 क्वेश्चन में ए और सी का रेशो निकालना था, तो ये रेशो आ रहा था 9:8। इसके अलावा एक क्वेश्चन था ऐसे, जो लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन था, बेसिकली मैथ और रीजनिंग में जो लास्ट क्वेश्चन है वो था आपका 7, 12, 15, और इसमें रिमाइंडर जो है 1 आ रहा था, तो इसका आंसर निकालना था। तो इसमें बेसिकली इन तीनों का एलसीएम लेके आपको उसमें 1 प्लस करना था, तो इसका आंसर आपका 421 आ रहा था। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए जो मैथ्स और रीजनिंग से आए थे। तो 20 क्वेश्चन मैंने आपको जीके का बता दिया, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का बता दिया, और ये 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग से आए थे, ये बता दिए। अब आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, लैंग्वेज के हिंदी वाले क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट ने भेजे नहीं, अगर आपने हिंदी में पेपर दिया था तो आप भेज सकते हो। बाकी इंग्लिश वाले क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इंग्लिश में आपके बेसिकली टोटल आपके 15 क्वेश्चन आए, तो 15 क्वेश्चन में देखो, इंग्लिश में थोड़ा एक तो इंग्लिश में इस बार ये देखने को मिला कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो नहीं आया। ठीक है, तो इंग्लिश के आपके टोटल 15 क्वेश्चन आए हैं, और इस बार थोड़ी सी अलग ये चीज़ थी कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो इस बार एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। तो बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे आपके। एक क्वेश्चन इसमें था आपका, एक तो था कि वोकैब से बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, वोकैब से जैसे आप पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें था कि घर का फ्रंट पार्ट जो होता है
वो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसका आंसर था फसाड बोलते हैं उसको। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था एक, सिनोनिम में बात करें कि नेपोटिज्म का सिनोनिम क्या होगा? तो उसका सिनोनिम हो जाएगा फेवरेटिज्म। ठीक है। एक एंटोनिम में क्वेश्चन आया था कि इरेडिकेट का एंटोनिम क्या होगा? तो इरेडिकेट का एंटोनिम हो जाएगा प्लांट। इसका प्लांट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एंटोनिम में। इसके अलावा एक था, ये आपके थे क्वेश्चन एक, और आपका वोकैब से कुछ और क्वेश्चन थे। बाकी इसको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था वोकैब से, तो उसका आंसर आपका कॉनोटेशन आ रहा था। ठीक है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थे। इसके अलावा और जो बाकी आपके क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था आपका कि इसमें से जो द आर्गुमेंट विच इज़ अनसाउंड या वॉन्ट होल्ड वाटर वाटर, इसके बारे में, तो इसका जो आंसर था वो था द आर्गुमेंट इज़ अनसाउंड। ठीक है, इज़ अनसाउंड, ये इसका आंसर बन रहा था। इसके अलावा एक था कि डॉक्टर से रिलेटेड था कि रेफर या रेफर्ड, तो इसमें था, तो इसका आंसर रेफर्ड था। ठीक है, रेफर्ड इसका आंसर था। इसके अलावा एक एरर स्पॉट करने का क्वेश्चन क्वेश्चन था कि एरर निकालना है उसमें, तो उसमें जो फ्रेंड्स इज था, ठीक है, तो ठीक है, फ्रेंड्स इज आएगा वहाँ पे, तो ये इसमें करेक्ट आएगा। इसके अलावा एक था जिसका आंसर बन रहा था टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये इसका आंसर बन रहा था। इसके अलावा नाइन्थ क्वेश्चन इसमें था, उसमें था वॉज आएगा, वर आएगा, जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें जो आंसर था वो वॉज था। ठीक है, वॉज आंसर आएगा उसमें। इसके अलावा एक था माई मदर, मदर्स था, ऑफिस कार इज पार्क समवेयर, तो मदर्स अपोस्ट्रोफी का कुछ था कि क्या आएगा, तो उसमें मदर्स यहाँ पे इस तरह से अपोस्ट्रोफी साइन जो है वो आएगा। एक पैराजम्बल था जैपनीज रॉक गार्डन ऐसा कुछ करके, तो उसमें पैराजम्बल वाला जो था उसके अंदर आप आएगा ACEBD, ये आपका करेक्ट आ रहा था। इसके अलावा एक था चाणक्य लिव्ड ड्यूरिंग ऐसे कुछ था, तो उसमें जो ड्यूरिंग है वो सही था वहाँ पे ऑप्शन। इसके अलावा एक एरर वाला क्वेश्चन था कि अ रिस्पॉन्स टू एन रिस्पॉन्स टू ऐसे कुछ था, तो वहाँ पे अ, ए ए जो है ए रिस्पॉन्स टू, ठीक है, ऐसे कुछ था, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि ये था हाउ हाउ डिड सियरा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपका हाउ डिड आएगा। और 15th और लास्ट क्वेश्चन था आपका एक पैरा कंप्लीशन से क्वेश्चन था कि वो उस पैराग्राफ को कंप्लीट करना था, तो वो पैराग्राफ कुछ इस तरह से कंप्लीट हो रहा था, जो ऑप्शन आपका जिसमें था देयर इज ग्रोइंग ग्रोइंग सिंथेसिस बिटवीन ह्यूमनिज्म एंड साइंस, ऐसे कुछ जो आपका सेंटेंस था वो आपका ठीक था। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने आपके लैंग्वेज से करवा दिए, और बाकी 75 क्वेश्चंस मैंने कोशिश करी कि 75 के 75 क्वेश्चन जो आपके हैं उसका मैं एटलीस्ट जो अभी के लिए करेक्ट आंसर लग रहा है वो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ, और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी एक्यूरेसी के साथ अपने मार्क्स आप कैलकुलेट कर दो। तो इसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स कैलकुलेट करो कितने आपके सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख लिख सकते हो। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आपके अकॉर्डिंग पेपर मुश्किल था, ईजी था, हार्ड था, जो भी था आप लिख सकते हो। किसी और टाइप की आपको वीडियो चाहिए, किसी और एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, और किस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर इसमें नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो भी आपको पूछनी है आप कमेंट सेक्शन में लिखो। होपफुली इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और कोई आपकी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।